आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग सो लेट, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में फंस गया था एंड मैंने तुम्हें इन्फॉर्म भी कर दिया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ एंड बैक टू बैक वीडियोस आएंगी। इस वीडियो में हम केवल एक एपिसोड कवर करेंगे, क्योंकि अपन को थोड़ा टेंशन है कि यार पहले पार्ट को डिले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो क्या वो रिस्पॉन्स मुझे अब भी देखने को मिलेगा। एंड अगर देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आने वाली वीडियोज़ बहुत लंबी होंगी। पर इसके अलावा जो भी सीरीज़ हम कवर करेंगे, यानी कि नई सीरीज़, वो डेफिनेटली लंबी होंगी। एंड हाँ, बस इतना ही कहना था मुझे। तो अब वापस कहानी पे आते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि इत्सुकी और उसके सोल्जर्स ने एक रिटर्नर को पकड़ के रखा होता है। एंड यहाँ पे उन्हें वो खंजर मिल जाता है, जिसकी हेल्प से वो इतना तो समझ जाते हैं कि ये लोग अपनी पावर को ट्रिगर करते हैं। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें ये समझ में नहीं आ पाता कि आखिर ये खंजर किस चीज़ से बना है एंड यहाँ पे वो काम भी कैसे करता है। और इसलिए इत्सुकी अब उस रिटर्नर के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करता है और कहता है कि मुझे सब कुछ सच सच बता दे, वरना तेरे को यही मार दिया जाएगा। अब वो लिटरली यहाँ पे उसे टॉर्चर भी करता है। उसने सारे इक्विपमेंट भी रखे हुए थे, लेकिन वो रिटर्नर भी इनके बारे में काफ़ी कुछ जानता था। वो जानता था कि इनकी यूनिट को JSTF कहते हैं एंड ये ऐसी चीज़ों को ही हैंडल करते हैं और पब्लिक को पता चलने से पहले ही उसका सफाया भी कर देते हैं। बट स्टिल ब्रो डजंट गिव अ फक भाई। वो लिटरली खड़ा हो जाता है और उसकी जितनी भी चेन थी वो सारी खुल जाती हैं। उसके ऊपर गोलियां बरसा दी जाती हैं, पर उसे तब भी एक खरोश तक नहीं आती। लेकिन तभी इत्सुकी उसका एक हाथ ही काट देता है और किसी को पता तक नहीं चलता। लेकिन तब भी उस रिटर्नर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ये देखते इत्सुकी समझ जाता है कि भाई ये इनकी मुंड फाड़ देगा, तो उसे चुपचाप जाने दो। और जाते जाते वो ये कहता हुआ जाता है कि अगर तुम एक रिटर्नर होते तो तुम हमारी टीम में जरूर शामिल होते। इत्सुकी उससे पूछता है कि जिसके लिए तुम काम करते हो और उसे तुम किंग कहते हो, आखिर क्या तुम लोग कोई ग्रुप बना रहे हो। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ये सब बेवकूफ़ लोग करते हैं। और वो यहाँ पे बात कर रहा था फॉरेस्ट ऑफ द ग्रेट्स की। वो कहता है कि हम तो केवल सर्वेंट्स हैं अपने किंग के, और किंग से यहाँ पे उसका मतलब है द किंग ऑफ रिटर्नर्स। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं फुनासाका और न्यूटन को, जो कि वही ब्लैक शैडो देखते हैं जो कि इससे पहले तोया ने देखी थी। और वो तुरंत ही इसके बारे में अपनी टीम को इन्फॉर्म करते हैं, जिसपे आइन पता क्या कहती है। वो कहती है किसी ने तेरा सेम निचोड़ के उसका जूस नहीं निकाला। न्यूमन न्यूटन से पूछती है कि क्या तुम उसके बारे में थोड़ा और बता सकते हो, जिस पर वो कहता है कि शब्दों से उसे बता पाना काफ़ी मुश्किल है। पर इतना में हम देखते हैं उनके टीम मेंबर पिकासो को। भाई ये वही पिकासो जो कि पेंटिंग में बहुत फेमस था। हाँ, ये वही वाला रिटर्नर है जो कि पेंटिंग दिखाता है और वो उसी ब्लैक शैडो की होती है, जिसे देखते ही न्यूटन कहता है कि अरे तो वही है। एंड ये सुनते सबके मुंह बन जाते हैं। एंड तभी वहाँ के सभी मॉनिटर्स पे वही ब्लैक शैडो आ जाती है और वो शैडो सबसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कि सबको पहले से जानता और वो उन्हें अपना साथी तक कह रहा था। वो कहता है कि तुम लोग हमारे रास्ते के बीच आ रहे हो, इससे तुम्हें खत्म होना होगा। तुम चाहते हो कि इन पावर्स का यूज़ करके हम दुनिया की भलाई करें, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पावर्स हमें मिली हैं आज़ादी से जीने के लिए, और हम ऐसा ही करेंगे और तुम लोगों को वापस वहीं भेज देंगे जहाँ से तुम आए हो। और वो यहाँ पे वॉर्टेक्स का जिक्र करता है एंड वो क्या है अभी हमें बताया नहीं जाता। और आयन यहाँ पे बिल्कुल गुस्से से पागल हो जाती है। वो कहती है कि आखिर वो जिंदा कैसे है। यहाँ पे न्यूटन उसे थोड़ा शांत करने की कोशिश करता है, पर वो उसे ही झटका देती है। लेकिन तभी न्यूमैन ये रिवील करती है कि इस शैडो के पीछे जो इंसान है उसका नाम जियांग यू है, जिसे द टायरेंट किंग भी कहा जाता है, क्योंकि उसके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बैट ओरिएंटेड पावर है। और जियांग ही फॉरेस्ट ऑफ द ग्रेट्स के 4 फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। एंड वेट अ सेकंड, क्या ये सेया है? न्यूमैन कहते हैं कि पहले तो फॉरेस्ट ऑफ द ग्रेट्स इतना बड़ा नहीं था और उस वक्त हमारे पास एक लीडर था जिसने कभी अपने बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन वो दूसरों की हमेशा चिंता करता था। एंड दिस गाय इज डैम सेया। ये तोया का बड़ा भाई है, मुझसे लिख के ले लो। और फॉरेस्ट ऑफ द ग्रेट्स को जो ये आइडिया मिला कि वो ह्यूमैनिटी की हेल्प करेंगे, वो भी उस लीडर ने ही दिया था। फुनासाका पूछता है कि अब वो कहाँ पर है, जिस पर आइन बताती है कि उसे जियांग यू ने ही जान से मार डाला। न्यूमैन बताते हैं कि अभी बिल्कुल साफ हो चुका है कि जो इविल रिटर्नर्स हैं उनके साथ हम बिल्कुल भी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग दुनिया में तबाही लाना चाहते हैं, बर्बादी लाना चाहते हैं और तानाशाही लाना चाहते हैं, जिसे हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए इन सबको जड़ से खत्म करना ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा। आइन कहती है कि मुझे लगा था कि मैंने उसे खत्म कर दिया, जिस पर न्यूमैन कहती है हाँ, मुझे भी नहीं लगा था कि वो सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन आइन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पगला रही होती है। तो न्यूटन उसे फिर से शांत करने की कोशिश करता है। आई थिंक कि न्यूटन उसे पसंद करता है, लेकिन फिर से आइन उसे झटका देती है, पर इस बार वो बड़े ही अच्छी तरीके से उसे समझाता है। एंड आइन को भी रियलाइज होता है कि भाई बात तो सही कह रहा है। एंड यहाँ पे हायतो की भी जरूरत नहीं पड़ती इस बार। और न्यूमैन भी यहाँ पे न्यूटन की बात से अग्री करती है कि जब तक हम एज अ टीम लड़ेंगे तभी हम जीत पाएंगे। और न्यूमैन यहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर देती है सारे इविल रिटर्नर्स के ऊपर और सभी को ऑर्डर देती है कि हमें उन्हें अब खत्म करना होगा। लेकिन न्यूमैन फुनासाका को पास बुला के उसके कान में कुछ कहती है, जो सुन के वो थोड़ा तो शॉक हो जाता है, और क्या बात थी वो अभी हमें नहीं बताया जाता। और एक हफ्ते बाद ही वो लोग उनके अड्डे पे भी पहुंच जाते हैं जंग के लिए। एंड बहुत ही कमाल की बात है कि
न्यूमैन ने केवल कुछ ही दिनों में यहाँ पे उनकी लोकेशन ही निकाल ली और यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ द ग्रेट्स के सारे मेंबर्स आए थे, जिसमें से पहले को हम देखते हैं इसका नाम जे होता है, नहीं काफी हैप्पी बंदा है। और फिर दूसरी डनर की एंट्री होती है जो कि हायतो को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक दे देती है, जिसका नाम याग्यू होता है। एंड यहाँ पे जे कुछ ज्यादा ही एनर्जी में था, वो बात अलग है कि उसे कोई भाव नहीं दे रहा था, पर इतने में वहाँ पे न्यूमैन आ जाती है और उसके साथ यहाँ पे दुनिया भर के सभी रिटर्नर्स होते हैं जो कि फॉरेस्ट ऑफ द ग्रेट के मेंबर्स हैं। और ये देख के तोया बड़ा खुश था एंड तुम्हें पता है क्यों खुश है ये, अगर तुमने पहले वाला पार्ट देखा है तो ये बंदा बहुत तेज है। जिसके बाद हमें सभी रिटर्नर्स की एक झलक दिखाई जाती है, लेकिन यहाँ पे तोया ये सोच रहा है कि वो कैसे जितनी हो सके उतनी टैलेंट्स चुरा पाए इस लड़ाई में। जिसके बाद न्यूमैन सभी को प्लान बताती है और कहती है कि उनके मेन कैसल तक जाने के 3 रास्ते हैं और वो टीम को उसी अकॉर्डिंग डिवाइड करेगी। तभी फुनासाका यहाँ पे अपनी टीम बताता है और वो इसमें तोया को भी चूज कर लेता है। और ये सुनते तोया के पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है मैं क्यों, तो वो कहता है कि तुम मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। लेकिन तोया का यहाँ पे जो प्लान था वो बिल्कुल चौपट हो चुका था, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो अकेले ही यहाँ पर इस मिशन में जाए ताकि उसे मौका मिल जाए पावर्स चुराने का। और दो काफ़ी ट्राई करता है और सोचता है कि कोई तरीका जिससे वो अकेला जा पाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जिसके बाद सभी टीम्स अपने अपने रास्ते पर जाने लग जाती हैं और जाते जाते हायतो यहाँ पे तो ऐसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसल में मिलूंगी और हाँ याद रखना जो हमारा प्रॉमिस था। और फिर हायतो और याग्यू गेट तोड़ देते हैं एंड यहाँ पे न्यूमैन सभी से बात कर पाए, इसका जुगाड़ भी वो करके आई थी। वो एक रिटर्नर जिसका नाम है राइट ब्रदर्स, हाँ वो सिस्टर्स अलग बात है, बट अगर तुम्हें याद है तो उन्होंने ही जो है हवाई जहाज का आविष्कार किया था, अगर मैं सही हूँ तो। वो दोनों ही हवा में जाते हैं और एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं जिससे अब न्यूमैन सभी रिटर्नर्स यहाँ पे बात कर पा रही थी। जिसके बाद सभी अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। यहाँ पे तो थोड़ी टेंशन में था, तो फुनासाका को लगता है कि उसे हायतो की टेंशन हो रही है, बट हमें पता है कि इसे टेंशन किस बात की है। फुनासाका को लगता था कि तोया और हायतो रिलेशनशिप में है, पर ऐसा कुछ था नहीं और तोया ऐसे क्लियर भी करता है। पर फिर तोया उससे पूछता है कि क्या तुम नाइटिंगेल के साथ रिलेशनशिप में हो, एंड ये वही लड़की है जो कि हीलिंग वगैरह करती है। ये कहते कहते तोया चुप हो जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि अगर वो ज़्यादा क्लोज होगा उनके साथ तो उनकी पावर चुराने में उसे दिक्कत आएगी, तो जितना कम बात करे उतना बेहतर है। लेकिन इतने में तोया पर हमला हो जाता है, पर फुनासाका उसे सही टाइम पे बचा लेता है और हम देखते हैं कि उनके ऊपर काफ़ी सारे इविल रिटर्नर्स ने हमला कर दिया था। और वहीं दूसरे रास्तों पे भी फाइट जारी हो चुकी थी। इनमें से एक का नाम जहांगीर भी है। हाँ, ये वही जहांगीर है जो तुम सोच रहे हो। और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे न्यूमैन को भी मिल रही होती है। जहाँ हम पहली फाइट देखते हैं, यहाँ पे स्क्रोडेंजर नाम होता है इसका। और तुम्हें अगर स्क्रोडेंजर कैट के बारे में पता है तो यार बिल्कुल सिमिलर है उससे। लेकिन वो जख्मी हो जाता है एंड तब तक वो संभल पाता, तभी वो इविल रिटर्नर उसे हेडशॉट दे देता है। उसे लगता है कि भाई खेल खत्म है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसके पीछे वही बंदा खड़ा है। और यहाँ पे स्क्रोडेंजर रिवील करता है कि उसकी पावर्स काम कैसे करती हैं। वो बताता है कि उसने बस वो रियलिटी चूज़ कर ली जहाँ पे उसे गोली नहीं लगी थी, एंड वो ऐसे ही कितनी भी रियलिटी चूज़ कर सकता है जहाँ पे वो बिल्कुल सेफ़ है। और जैसे कि वो यहाँ पे ये भी बताता है कि मैं ऐसी रियलिटी चूज़ कर सकता हूँ जहाँ पे मैंने तुम्हें फायर किया और तुम मारे गए। एंड ब्रो एक्चुअली डज दैट। भाई वो एक गोली फायर करता है, वो एक ही गोली में खत्म हो जाता है। एंड दिस इज समथिंग भाई, बहुत ब्रोकन पावर अगर तुम सोच के देखो तो। जिसके बाद हम सेकंड फाइट देखते हैं, जहाँ पे ये फाइट थी चार्ल्स डार्विन की। एंड उसकी पावर्स पता है क्या है? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। वो अपने हिसाब से अपनी बॉडी को इवॉल्व कर सकता है किसी भी जानवर में और किसी भी तरीके से। और चार्ल्स बड़ी आसानी से ओवर पावर कर देता है इस इविल रिटर्नर को। जिसके बाद हम तीसरी फाइट देखते हैं जो कि होते फिशर की। एंड उसकी पता पावर्स क्या है कि वो जितने भी चेस पीसेस होते हैं ना उन्हें रियलिटी में समन कर सकता है और उन्हें उसी हिसाब से यूज कर सकता है। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है हायतो की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट अपना किल लेने वाली होती है, पर हमारे दोस्तों की तरह यहाँ पे यागी उसका किल चुरा लेती है, जिसके लिए वो बहुत इरिटेट होती है। जे उन दोनों को शांत करा रहा होता है, पर उसके आते ही वहाँ से भाग जाती हैं। एंड देन फाइनली सीन आता है वापस तोया की तरफ, जहाँ पे फुनासाका उससे बचा रहा होता है। यहाँ पे तोया अपनी पावर्स यूज करने वाला होता है, बट फुनासाका उसे रोक देता है और कहता है कि हमें यहाँ पे अलग अलग होकर लड़ना होगा ताकि हम उनका ध्यान बटा सके। और वो अपनी गन्स और ग्रेनेड वगैरह का यूज करता है। लेकिन तोया को ये बात समझ नहीं आती कि वो ध्यान क्यों बटाना चाहता है, और इतने में वो हमला कर देता है। लेकिन तोया इस पर फुनासाका को बचा लेता है और ऑलमोस्ट उसकी चटनी बन जाती है, लेकिन तभी वो सारे के सारे मारे जाते हैं। एंड यहाँ पे फुनासाका किसी को थैंक्स करता है। एंड यहाँ पे रिवील होता है फैब्रे, जिसकी पावर्स है द ऑब्जर्वर। एंड वो लिटरली छुप सकता है, मतलब गायब हो सकता है, ना कोई स्मेल ना कोई आवाज़, उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। एंड उसके पास एक सिरिंज है जिससे अगर वो किसी की बॉडी में इंजेक्ट कर दे तो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ होना पक्की है। और ये सुनते ही तोया सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अब उसे ये पावर्स 100% चाहिए थी, क्योंकि अगर उसके पास ये स्टेल्थ वाली पावर होगी तो वो लिटरली किसी की भी पावर चुरा सकता है, उसे पता तक नहीं चलेगा। लेकिन तोया इस बात से अनजान था कि उसकी सारी हरकतों का जो स्टेटस है वो यहाँ पे फुनासाका न्यूमैन को बता रहा है।
वो ये भी बताता है कि कैसे तोया ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, जबकि वो जानता था कि वो एक मॉर्टल है, वो मर नहीं सकता, एंड ऐसा उसके साथ कभी किसी ने नहीं किया। पर न्यूमैन कहते हैं कि हो सकता है कि वो तुम्हारा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा हो। और हमें ये रिवील होता है कि उस वक्त जब वहाँ पे वार डिक्लेयर की गई थी, तब न्यूमैन ने फुनासाका से तोया के ऊपर नज़र रखने के लिए ही कहा था, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक स्पाई है, क्योंकि तोया बहुत बार अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता था। एंड यार देखा जाए तो न्यूमैन सही सोच रही है, पर गलत तरीके से। यहाँ पे जो तोया की इरादे गलत है, लेकिन वो कोई स्पाई नहीं है। और इधर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं चौथी फाइट, जहाँ पे ये एक स्नाइपर होता है जो कि राइट ब्रदर्स के ऊपर गोली फायर करता है, पर एक भी गोली उन्हें टच ही नहीं होती। और ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि उसकी गोली कभी मिस कर ही नहीं सकती थी, उसकी पावर से ऐसे काम करती थी। पर तभी ये रिवील होता है कि उसकी गोली मिस नहीं कर रही थी, कोई सी गोली को डिफ्लेक्ट कर दे रहा था दूसरी गोली से। एंड यहाँ पे रिवील होता है वाइट डेथ, और अब दोनों ही एक दूसरे के निशाने पे होते हैं, और इसे लगता है कि वो वाइट डेथ को मार पाएगा, बट इट्स टू लेट ब्रो, क्योंकि अगले ही पैनल में वो यहाँ पे ज़मीन में पड़ा होता है, उसका आधा चेहरा उड़ चुका होता है। पर तभी उसके पास आता है किंग, जो कि उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो। उससे वो कहता है कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी फ्रीडम से जी, तो हाँ मैं बिल्कुल खुश हूँ। और सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा होता है जब तक कोई वाइट ब्रदर्स को मार नहीं देता। एंड तभी यहाँ पे किंग रिवील करता है उसके 5 टाइगर जनरल्स, जिनमें से अभी एक कम है। और वाइट ब्रदर्स के मरते यहाँ पे फुनासाका का कनेक्शन टूट जाता है न्यूमैन के साथ, और वो थोड़ा सा परेशान होता है, क्योंकि अब उसे सब कुछ अपने हिसाब से करना होगा। लेकिन तभी फुनासाका के ऊपर हमला हो जाता है, पर तोया उसे बचा लेता है। पर वो जो पावर्स यूज़ करता है वो उसी सिनर की होती है, जो कि हमने पहले पार्ट में देखी थी। एंड फुनासाका उसे पहचान जाता है, और वो तुरंत ही तोया के ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है कि तुम एक स्पाई हो, तो अब चुपचाप एक्सप्लेन करना शुरू करो। तोया उसे समझाने की कोशिश करता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी, और मुझे नहीं लगता कि तोया ने ये एक्सपेक्ट किया होगा कि सब उसे स्पाई समझ रहे होंगे उसके ग्रुप में। वेल जो भी हो, अब वो बहुत बुरा फंस चुका है, और इसके आगे अब जो भी होगा वो हम जानेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि ये वाला एपिसोड एंड ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। वैसे हाँ, जाने से पहले यार मैं सोच रहा था कि मैंने फ्री फायर वापस से खेलना शुरू किया है, तो क्या मुझे उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ डालने चाहिए एक दूसरे चैनल के ऊपर? हाँ, मैं क्रिएट करूँगा अगर तुम चाहो तो, क्योंकि मैं गेम्स खेलता हूँ तो तुम्हारे साथ खेल लूँगा, ज़्यादा बेटर होगा, रैंक वगैरह पुश कर लेंगे, कसम वगैरह बहुत चीज़ें करने के लिए। तो हाँ, अगर तुम भी खेलते हो तो कमेंट कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सायोनारा।